जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अवतल दर्पण के द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते कहाँ पर हैं, उनकी स्थिति क्या होती है और वो प्रकृति में कैसे होते हैं, आकार में कैसे होते हैं। कल हम लोगों ने इन सब चीज़ों पर चर्चा की थी। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो आज हम लोग हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन। तो मेरे साथ हेडिंग बनाइए, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। ठीक है। आइए देखिए, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, एक बार मेरे साथ समझ लीजिए रेखीय आवर्धन होता क्या है। दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनाया जाता है तो उस प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है, देखिए लंबाई और दूरी में कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर लंबाई क्या है, आपने 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाया अवतल दर्पण में। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई है क्या, समझ लीजिए। यहां पर दर्पण का ध्रुव है P, आपने वस्तु को यहां पर रख दिया ये, और बनने वाला प्रतिबिंब सपोज करिए कि वो बन गया यहां पर ये। इस मुख्य अक्ष से कितनी ऊंचाई है इसकी, ये कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है वस्तु, ये कहलाती है वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई। और ये बनने वाला प्रतिबिंब यहां पर क्या बना, कितना बड़ा बना, कितना ऊंचा बना, कितना लंबा बना, ये कहलाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई। अब दूरी क्या है समझिए। दर्पण के ध्रुव से, दर्पण से आपने वस्तु को कहां पर रखा है, ये कहलाएगी वस्तु की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दर्पण से, तो प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो दर्पण से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है वो कहलाएगी प्रतिबिंब की दूरी। दूरी मतलब कितना दूर दर्पण से रखा गया है वस्तु को और कितनी दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब, वो होती है दूरी। वो कितना ऊंचा बन रहा है, कितना लंबा बन रहा है, वो कहलाएगी वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है। तो दूरी और लंबाई में कंफ्यूज मत रहिएगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के जो अनुपात होता है वही आपका कहलाता है रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। आइए लिखते हैं, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखिए, रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लिखिए रेखीय आवर्धन को रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आइए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कहता है कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर
लिखा है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और क्या अनुपात में किसकी लंबाई, तो आप कहोगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये कहलाता है आवर्धन। आवर्धन को हम लोग लिखते हैं m से, प्रतिबिंब की लंबाई को लिखा जाता है I से, वस्तु की लंबाई को लिखा जाता है O से, तो हम कहेंगे m बराबर I बटे O, या फिर जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसे हम लोग कहते हैं h डैश, और वस्तु की लंबाई को कहते हैं h, तो ये हो जाता है m बराबर में I बटे O या फिर h डैश बटे h। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला है। देखिए ध्यान से, आप यहां पर लिखेंगे कि जो आवर्धन होता है वो विमाहीन होता है, अर्थात मात्रकहीन होता है, विमाहीन होता है। कैसे? अगर हम यहां पर लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो 2 मीटर का बना है ऊंचा, या 1 मीटर का बना है, मान लीजिए एक मोटी मिसाल, हमने कहा कि प्रतिबिंब जो है वो 2 मीटर ऊंचा बना हुआ है, और हमने कहा कि वस्तु कितनी थी, तो आप कहेंगे वस्तु 1 मीटर ऊंची थी। तो ये बताइए, यहां से मीटर और यहां से मीटर कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो ना ही इसके पास कोई मात्रक बचा, और जब इसके पास कोई मात्रक ही नहीं है तो ये विमा भी नहीं रहेगी इसमें। तो हम यह कह सकते हैं कि रेखीय आवर्धन, यहां पर नोट डाल करके लिख लीजिए, नोट डाल करके लिखिए, रेखीय आवर्धन मात्रक विहीन, मात्रक विहीन तथा विमाहीन, मात्रक विहीन तथा विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है और इसकी कोई विमा नहीं है। समझ गए? यह नोट पॉइंट आप डाल करके लिख लीजिएगा कि रेखीय आवर्धन मात्रक विहीन तथा विमाहीन राशि है। वो किस प्रकार से है वो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर ऊपर भी मीटर आए या सेंटीमीटर में आए और नीचे भी मीटर या सेंटीमीटर में ही आएगा तो वो दूरियां आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जो भी उसका मात्रक होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और मात्रक कैंसिल हो जाएगा तो इसका कोई मात्रक ही नहीं बचेगा, और जब मात्रक नहीं बचा तो ये मात्रक विहीन राशि हो गई। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखिए, इसी रेखीय आवर्धन को एक परिभाषा के माध्यम से हम लोग और लिख सकते हैं। वो दूसरी परिभाषा क्या है वो मैं आइए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार से हमने इसमें लिखा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं, उसी प्रकार से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से ही वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। लिखते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये रही आपकी दूसरी परिभाषा। तो यहां पर क्या लिखा कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी
बटे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो m बराबर, देखिए प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कहते हैं स्मॉल v से और वस्तु की दूरी को हम लोग कहते हैं स्मॉल u से। तो ये हो जाएगा m बराबर में v अपान u, लेकिन ये यहां पर आएगा माइनस में। क्यों आएगा वो अभी हम लोग जब चिन्हों की परिपाटी पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि v और u किस प्रकार माइनस हो जाते हैं और किस प्रकार प्लस होते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे पहले आपने m बराबर में पढ़ा I बटे ओ या तो फिर h डैश बटे h पढ़ा, और यहां पर पढ़ लिया m बराबर में माइनस का v अपान u। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला निकल करके आएगा। देखिए आपने पढ़ा m बराबर v अपान u और आपने पढ़ा m बराबर में I बटे ओ, या फिर आपने पढ़ा क्या पढ़ा था कि h डैश बटे h, यही तो आपने इससे पहले लिखा था। तो यदि हम इन दोनों को इकट्ठा करना चाहें तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि I बटे ओ बराबर में माइनस का v अपान में u, या फिर क्या आप यह नहीं कह सकते हैं कि h डैश बटे h बराबर में माइनस का v अपान u। तो जो आपकी मर्जी का है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि h डैश अपान h वही है जो I बटे ओ है। तो यहां से यह फार्मूला आपका निकल करके आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये रहा आवर्धन का, और यहां से ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस प्रकार से है, जब हम लोग दर्पण के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर इनका उपयोग अत्यधिक मात्रा में होगा, इसलिए आप लोग इनको विशेष तौर पर ध्यान कर लीजिएगा। देखिए आइए दो फार्मूले आपके पास और आ रहे हैं जिनका निगमन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर उनका भी उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होगा। हालांकि यहां तक कह सकते हैं कि बिना उनके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं दर्पण के। तो यहां लिखिए महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र। पहला सूत्र है जिसे हम लोग दर्पण का सूत्र कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। और वो क्या है, तो आप कहेंगे वो होता है 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस में 1 अपान यू। अब ये एफ वी यू क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं, 1 मिनट। दूसरा वाला फॉर्मूला है कि आर बराबर होता है 2f। तो यदि यहां से हम f की वैल्यू निकालना चाहें तो तीसरे वाले फॉर्मूले में हम यह कह सकते हैं कि f बराबर फॉर्मूला हो जाएगा r/2। और आवर्धन वाले फॉर्मूले को अभी अभी आपने लिखा ही है, क्या लिखा है कि लिखा है कि m बराबर में माइनस का v अपान यू। इसी में आपने एक 5वें फॉर्मूले को लिखा है, आवर्धन वाला ही फॉर्मूला था, m बराबर में I बटे ओ या फिर h डैश बटे h। इनमें से आप किसी को भी, या तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग I भी कहते हैं और h डैश भी कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु की लंबाई को हम लोग O भी कहते हैं और h भी कहते हैं। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। फिर अभी अभी मैंने आपको इन दोनों को मिक्स करके एक फॉर्मूला निकाल करके दिया था। क्या दिया था, मैंने कहा था कि I बटे ओ बराबर में होता है माइनस का v अपान यू। ठीक है, तो याद रखिएगा इतने फॉर्मूले हैं। अब इन्हें कहते क्या हैं, तो आइए हम लोग यहां पर लिखते हैं जहां या वेयर f क्या है, f बराबर स्मॉल f है, ये याद रखिएगा। स्मॉल f बराबर दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। वो कोई सा भी दर्पण हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। v क्या है, स्मॉल v बराबर में होता है दर्पण से
प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। स्मॉल यू क्या है? तो आप कहेंगे स्मॉल यू है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। उसके बाद आइए और लिख रहे हैं, एफ के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। और ये आर क्या है? तो आर बराबर है, आप कहेंगे आर है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। एम के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि एम है रेखीय आवर्धन। फिर आई या एच डैश क्या है? तो आई या एच डैश ये है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई या फिर ऊंचाई, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर आप कहेंगे ओ या एच क्या है? तो आप कहेंगे वस्तु की लंबाई या फिर ऊंचाई, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल लगाते समय इन्हीं फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, दर्पण में कुछ जितनी भी ये राशियां निकल करके आई हैं आप में, ये कभी प्लस की हो जाती हैं, कभी माइनस की हो जाती हैं। कब प्लस की होती है, कब माइनस की होती है, तो वो चिन्ह कब कहां पर क्या आ जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम दर्पण के लिए चिन्हों की परिपाटी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे साथ। देखिए, हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझा था। मैंने कहा था कि यह आपका है अवतल दर्पण और मैंने कहा था कि यह आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए एफ भी इधर ही होगा, स्मॉल एफ, अर्थात मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होगी वो एफ होगी, क्योंकि इसे हम फोकस कहेंगे। यहाँ पर जो आपका सी वक्रता केंद्र है वो भी उधर ही होगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक जो होगा वो आपका आर होगा। इसके बारे में आइए। इसके लिए एफ भी यहां पर होगा और इसके लिए सी भी इधर ही होगा। तो यहां से एफ से लगा करके जब हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी दर्पण के लिए, गोली दर्पण के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि पी से ध्रुव से एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं, फोकस दूरी, और इसी ध्रुव से सी तक की दूरी अर्थात वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसे आर कहा था मैंने। आप लोगों ने पढ़ा होगा संख्या रेखा मैथ में, तो मैथ में संख्या रेखा में पढ़ा था कि यदि इस वाले पॉइंट को हम लोग जीरो मान लें, जीरो, तो जीरो के दाहिनी ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी धनात्मक होती हैं और जीरो के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी ऋणात्मक होती हैं। पढ़ा होगा, जीरो के दाहिनी ओर की सभी दूरियां धनात्मक और जीरो के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऐसा आप लोगों ने मैथ में संख्या रेखा में पढ़ा होगा। कुछ नहीं करना है, वही नियम आपको यहां पर उठा करके लगा देना है। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में एफ सी सभी दाहिनी ओर हैं, इसलिए उत्तल दर्पण में जो भी दूरियां आपको मिलेंगी वो सभी की सभी प्लस में मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। अवतल दर्पण में देख लीजिए, अवतल दर्पण में एफ, स्मॉल एफ और कैपिटल आर सभी बाईं ओर हैं दर्पण से, और दर्पण से बाईं ओर होने के कारण ये सभी की सभी दूरियां आपको ऋणात्मक मिलेंगी, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब भी उधर बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है,
इसलिए हम कहेंगे कि प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है ना, मान लीजिए कि प्रतिबिंब आपका यहां पर बना है, यहां पर कहीं प्रतिबिंब बना आपका, यहां पर प्रतिबिंब बन गया, तो आप यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी, आप देख लीजिए वो भी दाहिनी ओर है। और हमने कहा था कि प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी दाहिनी ओर जाएगी, ये भी प्लस में होगी। अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब आपके 5 प्रतिबिंब आपके इधर की ओर बन रहे थे। मान लीजिए कि वो प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं बन रहा है एक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो आपकी v कहलाएगी, अर्थात यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब। और देख लीजिए ये बाईं ओर है। लेकिन एक चीज अभी भी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, वो है वस्तु। तो आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु चाहे उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो, वस्तु को हमेशा हम लोग बाईं ओर रखते हैं। और जब वस्तु को बाईं ओर रखेंगे तो चाहे उत्तल के लिए हो चाहे अवतल के लिए हो, जो वस्तु की दूरी होती है अर्थात स्मॉल u का मान जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए। बाकी इसके अलावा u के अलावा जितनी भी दूरियां होंगी उत्तल दर्पण के लिए सभी प्लस में होंगी और अवतल दर्पण के लिए सभी माइनस में होंगी। आप इतनी बात याद रखिएगा। u को यदि हम छोड़ दें, क्योंकि u दोनों के लिए कॉमन हो गया, वस्तु को हमेशा हम लोग दर्पण से बाईं ओर रखते हैं। दर्पण से बाईं ओर रखने के कारण u का मान चाहे उत्तल के लिए हो चाहे अवतल के लिए हो, दोनों के लिए माइनस में ही होगा, ऋणात्मक होगा। बाकी u को छोड़ दिया जाए तो उत्तल दर्पण के लिए सभी दूरियां धनात्मक और अवतल दर्पण के लिए सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, यदि आपको इतनी बात याद रहती है तो हम लोग न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और मैं न्यूमेरिकल आपको दर्पण और लेंस का एक साथ दूंगा। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि दोनों लेंस और दर्पण में केवल और केवल दर्पण का यहाँ फॉर्मूला जो है उसको जहाँ पर प्लस लगा है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। बाकी लेंस और दर्पण के फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों के न्यूमेरिकल्स करने में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम लोग दोनों के न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे। इसलिए देखिए यहाँ से दर्पण की कहानी आपकी हो रही है खत्म, दर्पण वाला चैप्टर यहाँ से खत्म। अब इसके आगे हम लोगों को लेंस पढ़ना है, तो कल की क्लास से हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे। कोशिश करिएगा कि ये सभी का सभी आप लोग अच्छे से बढ़िया याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इतना अधिक समय बचा नहीं है। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिएगा। ठीक है, ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।